फिजिक्स इन इजी वे में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछला वीडियो क्लिप हमने ताप से संबंधित चैप्टर से दिया था। आज हम एक नए चैप्टर को लेकर के आए हैं जो ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा एवं कैलोरीमिति के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो इसमें सबसे पहले हम ऊष्मा को देखेंगे। तो आइए देखते हैं ऊष्मा, हीट किसे कहते हैं। ऊष्मा, हीट। तो दोस्तों, दैनिक जीवन में आप देखे होंगे कि किसी वस्तु के ताप में वृद्धि के लिए हमको कुछ न कुछ करना पड़ता है। तो वस्तु के ताप में वृद्धि के लिए हम ऊर्जा को देते हैं और यदि वस्तु के ताप में कमी होती है तो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। किसी वस्तु के ताप में वृद्धि के लिए जो ऊर्जा हम देते हैं या फिर किसी वस्तु के ताप में कमी होने पर जो ऊर्जा हमको प्राप्त होती है वही ऊर्जा क्या कहलाती है? ऊष्मा कहलाती है। तो क्या लिखेंगे कि ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे किसी वस्तु को देने पर उसके ताप में वृद्धि होती है और इसके विपरीत किसी वस्तु के ताप में कमी से जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है वही ऊर्जा यही ऊर्जा ऊष्मा कही जाती है। ऊष्मा कही जाती है। तो सीधी सी भाषा में यदि वस्तु के ताप में वृद्धि करनी होती है तो हम ऊर्जा को देते हैं, वही ऊर्जा ऊष्मा होती है। और यदि वस्तु के ताप में कमी होती है तो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, वही ऊर्जा क्या होती है? ऊष्मा कही जाती है। और ऊष्मा के मात्रक की बात करें तो ऊष्मा का मात्रक कैलोरी होता है। तो क्या लिखेंगे? ऊष्मा का मात्रक कैलोरी होता है। तो ऊष्मा का मात्रक कैलोरी होता है। इससे बड़ा मात्रक जो होता है अन्य मात्रक, जो कैलोरी से बड़ा है उसको कहते हैं किलो कैलोरी। तो जैसा कि कैलोरी और किलो कैलोरी से स्पष्ट है कि 1 किलो कैलोरी जो होता है 10⁻³ कैलोरी के बराबर होता है। जहां किलो लग जाता है वहां 10⁻³ मान लिया जाता है, या वहां 10⁻³ होता है। तो 1 किलो कैलोरी बराबर 1000
कैलोरी होता है। अब किलो कैलोरी और कैलोरी की परिभाषा दिया जाता है कि एक कैलोरी ऊष्मा की वह मात्रा है जो 1 ग्राम जल के ताप को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा देता है। यानी स्वाभाविक सी बात है कि किसी वस्तु के ताप को बढ़ाने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है वही ऊर्जा ऊष्मा होती है। तो जल के ताप को यदि बढ़ाना है तो हम जल को ऊर्जा देंगे, वही ऊर्जा क्या होगी, ऊष्मा होगी। तो जल के 1 ग्राम को 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तक गर्म करने के लिए या जल के 1 ग्राम के ताप को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है वही ऊष्मा क्या कहलाती है, 1 कैलोरी कहलाती है। तो 1 कैलोरी की परिभाषा का लिखें, 1 कैलोरी तो ये होता है कि जल के 1 ग्राम द्रव्यमान, 1 ग्राम द्रव्यमान के ताप को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे 1 कैलोरी कहते हैं। 1 कैलोरी कहते हैं। तो यहां पर 1 ग्राम जल है, यानी जल का द्रव्यमान सीजीएस पद्धति में है, तो कैलोरी भी सीजीएस पद्धति का मात्रक कहा जाएगा। तो 1 कैलोरी जो मात्रक होता है वो सीजीएस पद्धति का होता है। 1 कैलोरी या कैलोरी ऊष्मा का सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है, तो यहां से हम 1 कैलोरी की परिभाषा लिखिए कि जल के 1 ग्राम द्रव्यमान के ताप को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहते हैं, 1 कैलोरी कहते हैं। क्योंकि ग्राम सीजीएस पद्धति का मात्रक है इसलिए 1 कैलोरी भी सीजीएस पद्धति का मात्रक होगा। आगे अगर 1 किलो कैलोरी की परिभाषा देना हो तो आप केवल ग्राम की जगह क्या लिख देंगे, किलोग्राम लिख देंगे। तो किलो कैलोरी, 1 किलो कैलोरी जल के 1 किलोग्राम द्रव्यमान के ताप को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहते हैं, 1 किलो कैलोरी कहते हैं। तो इसी में यदि संशोधन करना हो किलो कैलोरी के लिए तो आप लिख सकते हैं 1 किलो कैलोरी, 1 किलो कैलोरी का परिभाषा हो जाएगी। यहां पर क्या लिख देंगे, 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम, एक जल के 1 किलोग्राम द्रव्यमान के ताप को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे हम 1 किलो कैलोरी कहते हैं, किलो कैलोरी कहते हैं। तो कैलोरी के लिए जल के 1 ग्राम द्रव्यमान के ताप को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है 1 कैलोरी कही जाती है। और किलो कैलोरी के लिए जल के 1 किलोग्राम द्रव्यमान के ताप को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है वह 1 किलो कैलोरी कही जाती है। आगे अगर ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है तो स्वाभाविक सी बात है कि ऊष्मा के मात्रक और ऊर्जा के मात्रक में कोई ना कोई संबंध होगा। तो आइए देखते हैं ऊष्मा के मात्रक कैलोरी और ऊर्जा के मात्रक किलो कैलोरी में संबंध। ऊष्मा के मात्रक कैलोरी और किलो कैलोरी तथा ऊर्जा के मात्रक जूल में संबंध। तो ये संबंध होता है
जैसे यदि जल के ताप को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना हो और जल का द्रव्यमान 1 ग्राम हो, तो यदि उसे उष्मा देनी होती है तो 1 कैलोरी उष्मा देते हैं तो उसका ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है, और यदि उस पर कार्य करके उसके ताप को बढ़ाना हो तो उस पर कार्य 4.2 जूल करना पड़ता है। या कह लें कि यदि 1 ग्राम जल के ताप को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना हो तो उसे 1 कैलोरी उष्मा की आवश्यकता होती है। और यदि उस पर 4.2 जूल कार्य किया जाए तो भी उसके ताप में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हो जाती है। अतः ऊष्मा का 1 कैलोरी कार्य के 4.2 जूल के तुल्य होगा। वस्तुतः यांत्रिक कार्य करने से भी वस्तु के ताप में वृद्धि होती है। जैसे जल है, उसको लगातार गतिज ऊर्जा दी जाए, लगातार उस पर कार्य करके उसमें गतिज ऊर्जा उत्पन्न किया जाए, तो जब 4.2 जूल गतिज ऊर्जा उसमें उत्पन्न हो जाती है या 4.2 जूल उस पर कार्य किया जाता है तो उसके ताप में 1 डिग्री सेंटीग्रेड वृद्धि हो जाती है। और यदि उसका द्रव्यमान 1 ग्राम हो तो 4.2 जूल का 1 ग्राम जल के लिए वही काम कर रहा है जो 1 कैलोरी ऊष्मा कर रही है। तो एक तरह से कह लेंगे कि 4.2 जूल जो कार्य है या 4.2 जूल जो ऊर्जा उसको दी जा रही है वह 1 कैलोरी ऊष्मा के बराबर होगी। तो यहीं से लिखते हैं कि अतः 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल। 1 कैलोरी ऊष्मा का वही काम होता है जो 4.2 जूल ऊर्जा का होता है। तो 1 कैलोरी ऊष्मा जो होती है वो 4.2 जूल ऊर्जा के बराबर होती है। ये हो गया। और इसी में यदि हम 1 किलो कैलोरी की बात करें, 1 किलो कैलोरी 1 किलो कैलोरी का आप जानते हैं 10³ कैलोरी होगा, और कैलोरी को आप जानते हैं कि 4.2 जूल होगा। तो क्या हो जाता है बराबर 10³ इंटू 4.2 जूल। तो 1 किलो कैलोरी जो होगा वो होगा 4.2 इंटू 10³ जूल के बराबर होगा। 1 किलो कैलोरी बराबर 4.2 जूल। 4.2 गुणे 1 किलो कैलोरी बराबर 4.2 गुणे 10³ जूल, और 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल। तो ये याद करना है आपको, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में या हर जगह इसकी आवश्यकता पड़ती रहती है आपको। तो याद रखिएगा 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल और 1 किलो कैलोरी बराबर 4.2 गुणे 10³ जूल के बराबर होता है।
तो ये हमारा ऊष्मा का मात्रक हुआ। और विमीय सूत्र के विषय में अगर जानना चाहें तो चूंकि ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा ही है, तो विमीय सूत्र वही होगा जो ऊर्जा का विमीय सूत्र होता है। तो ऊष्मा का विमीय सूत्र जो होगा, ऊष्मा का विमीय सूत्र वही होगा जो ऊर्जा का होता है, तो वो हो जाता है mLT-2। ये ऊष्मा का विमीय सूत्र हो जाता है। तो ये हमारा हो गया ऊष्मा किसे कहते हैं, ऊष्मा का मात्रक क्या होता है, ऊष्मा के मात्रक और ऊर्जा के मात्रक में संबंध क्या होता है, इसको हमने देखा। आज एक आगे टॉपिक हम देखते हैं विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट। विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट। तो एक तरह से यह ऊष्मा की एक मात्रा है जिसको हम विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। जैसे दैनिक जीवन में आप देख रहे होंगे कि यदि वस्तु की मात्रा ज्यादा होती है तो उसके ताप को बढ़ाने के लिए ज्यादा ऊष्मा की आवश्यकता होती है, और यदि वस्तु की मात्रा कम होती है तो उसके ताप में वृद्धि के लिए कम ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तो यहां से एक बात तो पता चल गई कि यदि वस्तु के ताप में वृद्धि के लिए ऊष्मा दी जाए तो जितना उसका द्रव्यमान हो गया उसी के अनुक्रमानुपाती उसको ऊष्मा देनी होती है। तो नंबर 1, दी गई ऊष्मा वस्तु के ताप वृद्धि, वस्तु के ताप वृद्धि के लिए दी गई ऊष्मा, दी गई ऊष्मा, ऊष्मा को हम Q से लिखते हैं। तो दी गई ऊष्मा Q जो होता है वो अनुक्रमानुपाती होता है वस्तु के द्रव्यमान के, यानी वस्तु का द्रव्यमान जितना ज्यादा होगा उसके ताप में वृद्धि के लिए उतना ही अधिक ऊष्मा देना पड़ेगा। तो Q अनुक्रमानुपाती हो जाता है M के। अगर द्रव्यमान ज्यादा है तो उसके ताप वृद्धि के लिए ज्यादा ऊष्मा देनी पड़ेगी, और यदि द्रव्यमान कम है तो उसके ताप वृद्धि के लिए कम ऊष्मा देनी पड़ेगी। तो नंबर 1 हो गया Q दी गई ऊष्मा अनुक्रमानुपाती M वस्तु के द्रव्यमान के। और दूसरा जो होता है कि यदि कम ताप में वृद्धि करनी होती है तो कम ऊष्मा देनी पड़ती है, और ताप में अधिक वृद्धि करनी होती है तो अधिक ऊष्मा देनी पड़ती है। तो ये तो स्वाभाविक सी बात है कि आप दैनिक जीवन में किसी वस्तु के ताप को ज्यादा बढ़ाना चाहेंगे तो ज्यादा ऊष्मा देंगे, कम बढ़ाना चाहेंगे तो कम ऊष्मा देंगे। तो दी गई ऊष्मा एक और बात पर निर्भर करती है, Q अनुक्रमानुपाती डेल्टा T। यहां पर क्या है, ताप में वृद्धि, ये डेल्टा T क्या है, ताप में वृद्धि, और यम क्या है, वस्तु का द्रव्यमान, वस्तु का द्रव्यमान। अगर दोनों को एक साथ मिला दिया जाए, अतः दोनों को एक साथ मिला करके देखें तो Q अनुक्रमानुपाती M इंटू डेल्टा T ये आ जाता है हमारे पास। अब आप जानते हैं कि अनुक्रमानुपाती चिन्ह को हटाने के लिए, इसको बराबर में बदलने के लिए एक कांस्टेंट का यूज करते हैं। तो यहां पर हम एक कांस्टेंट यूज कर लेते हैं। तो क्या हो जाता है, Q अनुक्रमानुपाती को बदल दिया बराबर में, एक कांस्टेंट रख दिया S, M अपनी जगह है, इंटू डेल्टा T। ये यस जो है ये एक कांस्टेंट है। तो क्या लिखेंगे, यहां S एक नियतांक है, S एक नियतांक है। इसी को हम क्या कहते हैं, विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। इसी को
वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं, विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। और ये जो विशिष्ट ऊष्मा होती है अलग अलग वस्तु के लिए अलग अलग होती है, यानी यह किसी वस्तु के ऊष्मीय गुण को व्यक्त करता है। आप देखते होंगे किसी वस्तु के ताप में वृद्धि के लिए ज्यादा ऊष्मा की आवश्यकता होती है, किसी वस्तु के ताप में वृद्धि के लिए कम ऊष्मा की आवश्यकता होती है। जिस वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है उसके ताप में वृद्धि के लिए अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है, और जिसकी विशिष्ट ऊष्मा कम होती है उसके ताप में वृद्धि के लिए कम ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तो यहाँ से अगर इस फार्मूले से हम विशिष्ट ऊष्मा S को लिखें तो क्या लिखेंगे, Q अपान M इंटू डेल्टा T, ये लिख सकते हैं हम। अब बताइएगा अगर द्रव्यमान M को एक मात्रा कर दिया जाए और डेल्टा T को एक मात्रा कर दिया जाए, S बराबर क्या हो जाता है, Q हो जाता है। यानी एकांक ताप में वृद्धि, 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप में वृद्धि एकांक द्रव्यमान की वस्तु का करने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहते हैं, उस वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। तो यहां से परिभाषा बन के आता है कि किसी एकांक द्रव्यमान की वस्तु के ताप में एकांक डिग्री सेंटीग्रेड वृद्धि करने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसी को हम क्या कहते हैं, उस वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। तो आइए विशिष्ट ऊष्मा की परिभाषा लिखते हैं। यहां से लिखते हैं कि एकांक द्रव्यमान के किसी वस्तु, एकांक द्रव्यमान के किसी वस्तु के ताप को एकांक डिग्री सेंटीग्रेड, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे उस वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं, अब विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक क्या होगा उसको देखते हैं। इसमें आगे लिख लेते हैं कि विशिष्ट ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा वस्तु की प्रकृति, वस्तु की प्रकृति पर निर्भर करता है, प्रकृति पर निर्भर करता है। यानी जिस वस्तु की प्रकृति जैसी होगी उसकी विशिष्ट ऊष्मा उस प्रकार की होगी। तो इससे स्पष्ट है कि विशिष्ट ऊष्मा वस्तु दर वस्तु बदलती रहती है। किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा कुछ होगी तो किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा कुछ होगी, यानी अलग अलग वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा अलग अलग होती है, लेकिन एक ही वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, कांस्टेंट होती है। ये हमारा विशिष्ट ऊष्मा की परिभाषा हो गई। आगे हम विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक अगर लिखना चाहें तो विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक, चूंकि हम विशिष्ट ऊष्मा S बराबर लिख चुके हैं Q अपान M इंटू डेल्टा T, तो Q का मात्रक हम कैलोरी लिख लेते हैं, कैलोरी, क्योंकि कैलोरी CGS पद्धति का मात्रक है तो यहां पर हम ग्राम लिखते हैं और यहां पर पूरे डिग्री सेंटीग्रेड लिखते हैं, सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस।
इसका मात्रक हो जाता है कैलोरी प्रति ग्राम प्रति डिग्री सेल्सियस, प्रति ग्राम प्रति डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस। और यहीं पर अगर यंकेश पद्धति मात्रा देखेंगे तो यहां लिखेंगे किलो कैलोरी और यहां लिखेंगे किलोग्राम। तो ये विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक हो गया कैलोरी प्रति ग्राम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। आगे हमारा जो टॉपिक होगा वो ऊष्मा धारिता संबंधित होगा, जिसको हम आगे के वीडियो क्लिप में देखेंगे। तो आज बस इतना ही। उम्मीद कर रहे होंगे कि आप ऊष्मा की परिभाषा, विशिष्ट ऊष्मा की परिभाषा, विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक, ऊष्मा एवं ऊर्जा के मात्रकों में संबंध आदि तथ्यों को अच्छे से समझ लिए होंगे। अगर इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप हमारे YouTube चैनल में कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। साथ ही यदि वीडियो क्लिप पसंद आया तो प्लीज लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि इस तरह के वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपकी एग्रीकल्चर फिजिक्स की तैयारी होती रहे। तो आज बस इतना ही। एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।